जापान के टोचिगी प्रीफेक्चर के एक घने जंगल से होती है, जहां पुलिस ऑफिसर्स कुछ मिसिंग पर्सन्स की तलाश में जंगल के अंदर घूम रही थी। सर्च के दौरान उन्हें जमीन पर एक पुराना कैमरा और पास में जली हुई कैंप फायर के निशान मिले। इन्हीं ऑफिसर्स में से एक लेडी ऑफिसर अकेले ही जंगल के बीचों बीच एक पुराने डरावने घर के पास पहुंची। घर को देखकर उसके कदम अपने आप रुक गए, लेकिन जिज्ञासा के चलते वो धीरे धीरे अंदर चली गई, जहां उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी और उस किताब के ऊपर से लाल रंग का अजीब सा लिक्विड टपक रहा था। उसने ऊपर की तरफ देखा और अगले ही पल डर के मारे जोर से चीख पड़ी। और यहीं पर ये सीन कट होता है और अब हम सीधे एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहां प्रोफेसर रियो और उनका ट्रांसलेटर काजुनोरी इत्तोकू एक अजीब से पेशेंट से मिलने आए थे। वो पेशेंट व्हील चेयर पर बैठा था, उसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था और ऊपर से उसकी पूरी बॉडी को प्लास्टिक शीट से लपेटा गया था। प्रोफेसर रियो उस पेशेंट से कुछ सवाल जवाब करने लगा। ट्रांसलेटर ने उसे पूछा कि उसके साथ आखिर में हुआ क्या था। ये सुनते ही वो पेशेंट एकदम सहम गया और कांपने लगा, जिसके बाद प्रोफेसर ने उस पेशेंट को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाया। वीडियो में एक लड़की थी जिसका नाम केट था। केट खुद कैमरे के सामने बात कर रही थी और बता रही थी कि वो जल्द ही जापान जाने वाली है अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ। दोनों जापान एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में जा रहे थे, जिसका टॉपिक था चेंजेस इन रिलीजन। इस टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए वे लोग जापान के बुद्धिस्ट टेम्पल्स में कुछ हफ्तों तक रहने वाले थे। ये वीडियो देखते ही वो पेशेंट, जिसका नाम क्रिस था, अपनी पुरानी यादों में खो गया और कहानी अब 5 दिन पीछे चली जाती है, जहां अब हम देखते हैं कि केट एक टैक्सी में क्रिस के साथ बैठी थी। दोनों जापान के रास्ते में थे और कुछ देर में एक होटल में पहुंचते हैं, जहां केट का बॉयफ्रेंड जेम्स उनका इंतजार कर रहा था। तीनों होटल में मिलने के बाद बाहर घूमने निकल पड़े। जापान की गलियों और टेम्पल्स में घूमते हुए क्रिस लगातार कैमरे से हर पल रिकॉर्ड कर रहा था, खासकर केट की तस्वीरें। उसकी नजरें बार बार केट पर ही टिकी रहती थीं। ये सब देखकर जेम्स के मन में बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन उसने उस वक्त कुछ नहीं कहा। होटल लौटने के बाद माहौल थोड़ा अजीब और तनावपूर्ण हो गया। जेम्स के मन में अब क्रिस को लेकर संदेह और असहजता थी। उसे लगने लगा कि केट और क्रिस की दोस्ती शायद उतनी साधारण नहीं है जितनी वो सोच रहा था। तो अपना शक दूर करने के लिए उसने केट से पूछा कि वो कब से क्रिस को जानती है, पर केट ने उसका जवाब नहीं दिया और उल्टा वो बात टालने के लिए उसके साथ घपाघप करने लगी। खैर, अगले दिन तीनों ट्रेन यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में जेम्स ने क्रिस से सामान्य बातचीत शुरू की। उसने पूछा कि उसने जापानी भाषा कैसे सीखी और ये भी जानना चाहा कि वो और केट कब से एक दूसरे को जानते हैं। असल में क्रिस उनके साथ इसलिए था क्योंकि उसे जापानी भाषा अच्छी तरह आती थी और रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान वो उनकी ट्रांसलेशन में मदद कर सकता था। क्रिस मुस्कुराते हुए बोला कि उसने हमेशा से जापान आने का सपना देखा था, इसलिए उसने ये भाषा सीख ली थी, पर उसने दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जेम्स ने फिर से वो सवाल दोहराया, पर तभी केट बीच में आकर बातचीत का विषय बदल देती है, जिसके बाद तीनों एक शहर पहुंचते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। घूमते हुए वे एक एंटीक शॉप में पहुंचते हैं, जहां जापानी कलाकृतियां और प्राचीन चीजें रखी गई थीं। तीनों अलग अलग वस्तुएं देखकर और उन्हें आजमा कर समय बिता रहे थे। इसी दौरान केट की नजर उस पुरानी किताब पर पड़ती है, जिसे हमने स्टार्टिंग सीन में देखा था। वो किताब उठाकर पढ़ने लगती है और पन्नों में कुछ सुंदर टेम्पल्स की तस्वीरें देखती है। उसने क्रिस से मदद ली और उसे किताब पढ़वाने लगी। क्रिस पढ़ते हुए बताता है कि किताब में एक चालाक, रूप बदलने वाली आधी औरत और आधी लोमड़ी का जिक्र है। ये जानकर केट उत्साहित हो जाती है और उस जगह को एक्सप्लोर करने की इच्छा जताती है। क्रिस इसे देखकर सहमत होता है और दोनों उस जगह को और अधिक विस्तार से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे किताब खरीदने के लिए काउंटर की ओर जाते हैं तो दुकानदार किताब को देखकर थोड़ी घबराई हुई दिखाई देती है। वो उन्हें सीधा बोल देती है कि वो किताब उन्हें नहीं बेच सकती, जिसके बाद वो बताती है कि दुकान बंद होने का समय हो गया है और उन्हें दुकान से जाने को बोलती है। तीनों अनिच्छा से दुकान से बाहर निकलते हैं। निराशा में केट अपने रूम में लौट जाती है, जबकि क्रिस और जेम्स थोड़ी मस्ती करने के लिए एक क्लब की ओर चले जाते हैं। क्लब में प्रवेश करने के बाद जेम्स किसी औरत के साथ नाचने और घुलने मिलने लगता है। ये सब देखकर क्रिस अपने कैमरे से पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद क्रिस क्लब के बाहर आता है। केट के प्रति अपनी भावनाओं के चलते वह वापस उसी एंटीक शॉप की ओर जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दुकान में कोई नहीं था। इसे देखकर उसने वही किताब ढूंढ ली, ये सोचते हुए कि इसे केट इंप्रेस हो जाएगी। तभी उसके पीछे एक सियाता नाम का लड़का आता है। वो क्रिस से पूछता कि वो कैसे उसकी मदद कर सकता है। क्रिस थोड़ी देर हैरान होता है, फिर मुस्कुराते हुए पूछता है कि शॉप ओनर कहाँ है। सियाता बताता है कि शॉप ओनर अभी यहाँ नहीं है और फिलहाल के लिए वो दुकान संभाल रहा है। क्रिस कहता है कि उसे ये किताब किसी भी कीमत पर चाहिए। सियाता को ये नहीं पता था कि ऑनर ने किताब उन्हें देने से इनकार किया था और वह किताब उसे बेच देता है, जिसके बाद क्रिस किताब लेकर दुकान से बाहर निकलता है। फिर क्रिस एक बार में जाता है और वहाँ वो किताब पढ़ने लगता है। उसके पास बैठे एक आदमी ने उस किताब को पहचान लिया और क्रिस को बताने लगा
कि जिस टेम्पल का उस किताब में जिक्र है वो एक शापित टेम्पल है, और साथ ही उसने उसे सलाह दी कि वहां जाना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन क्रिस उसकी बात को हल्के में ले लेता है। फिर वो बारटेंडर से उस टेम्पल के बारे में पूछता है। बारटेंडर बताता है कि ये टेम्पल उसके ही गांव में है और साथ ही क्रिस को वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताता है। बार छोड़ते समय क्रिस एक जगह रुककर पैसे निकालने लगता है, तब उसके सारे सिक्के नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही वो नीचे झुकता है, पास से एक बेघर औरत उसके पास आती है और सिक्के उठाने लगती है। तब क्रिस की नजर उस औरत के सिर पर सींग के निशान और उसकी अंधी आंखों पर पड़ती है, और तब औरत भी अचानक उसे चेतावनी देने लगती है कि उस टेम्पल में जाना उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। डर के मारे क्रिस वहां से भागकर अपने कमरे में लौटता है और किताब को टेबल पर रखकर सोने चला जाता है, तो केट उसके सामने बैठी मुस्कुरा रही होती है और वही किताब देख रही होती है। क्रिस मुस्कुराता है और बताता है कि उसने टेम्पल जाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है, जिसके बाद तीनों तैयार होते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। वे एक गांव पहुंचते हैं जहां पहले एक आदमी उन्हें देखकर अनदेखा करता है और भाग जाता है। थोड़ी दूरी पर वे एक औरत से मिलते हैं और उसे घर किराए पर लेने के बारे में पूछते हैं। औरत उन्हें बताती है कि ऊपर पहाड़ी पर एक रेस्टोरेंट है जहां कमरे रेंट पर मिलते हैं। वहां जाते समय उन्हें एक बुजुर्ग आदमी दिखाई देता है जो अचानक उनके पास आता और पूछता है कि वे इस गांव में क्यों आए हैं। क्रिस उसे टेम्पल के बारे में बताता है। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी काफी चिंतित नजर आता है। फिर वह उन्हें एक कहानी सुनाने लगता है कि लगभग 10 साल पहले हितोशी नाम के एक छोटे बच्चे को टेम्पल से एक इनविटेशन मिला था। उस समय बच्चे को कुछ अजीब और डरावने विजन दिखाई देने लगे थे, इसलिए वो उस टेम्पल में चला गया था। जब वो बच्चा टेम्पल से वापस आया तो उसकी आंखें उसके हाथ में थीं, जिसके बाद बुजुर्ग आदमी उन्हें चेतावनी देता है कि टेम्पल शापित है और अगर वे समझदार हैं तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। केट और जेम्स बुजुर्ग आदमी की बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे उसे अनदेखा कर होटल की ओर बढ़ जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर उनकी मुलाकात होटल की ओनर से होती है, जो सीधे उन्हें कमरा दिखाने ले जाती है। पर तब क्रिस की नजर एक कमरे पर पड़ती है जहां वो बिना आंखों वाला एक आदमी देखता है। ये देखकर क्रिस डर के मारे वहां से भाग जाता है। रात में जब केट और जेम्स आसपास की जगहें एक्सप्लोर करने निकलते हैं तो क्रिस अपने कमरे में किताब पढ़ने में व्यस्त होता है। तभी होटल की ओनर वहां आती है और उसे ड्रिंक के लिए आमंत्रित करती है। क्रिस उसके साथ लॉन्ज में जाता है जहां दोनों ड्रिंक करते हुए बातचीत करने लगते हैं। बातों बातों में वो औरत भी टेम्पल का जिक्र करती है और वही कहानी दोहराती है जो पहले गांव के उस बुजुर्ग आदमी ने उन्हें सुनाई थी। वो बताती है कि जब से टेम्पल के रास्ते दोबारा खोले गए हैं तब से गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। थोड़ी देर बाद वो औरत उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्रिस अपने कैमरे से कमरे के अंदर रखी गई पुरानी तस्वीर की रिकॉर्डिंग करने लगता है। तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर पड़ती है जहां वही लड़का खड़ा था जिसने उसे वो किताब बेची थी। क्रिस उसे देखकर हैरान हो जाता है। सियाता शांत स्वर में बताता है कि ये उसका घर है और उसका यहाँ अक्सर आना जाना रहता है। फिर वो क्रिस को टेम्पल तक ले जाने की पेशकश करता है। क्रिस पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिर में उसकी बात मान लेता है। उसी समय पीछे से होटल की ओनर की आवाज आती है जो कहती है कि अब सोने का समय हो गया है। रूम की ओर लौटते वक्त क्रिस की नजर बाहर खड़े एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, वही आदमी जिसे उसने पहले एक कमरे में बिना आंखों के देखा था। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही व्यक्ति है जिसका जिक्र गांव के उस बुजुर्ग ने किया था। क्रिस उसके पास जाकर पूछता है कि उसकी आंखों को क्या हुआ और फिर टेम्पल की सच्चाई जानी चाहिए। आदमी बताने लगता है कि बचपन में वो अकेला नहीं था जो टेम्पल गया था, बल्कि उसके साथ कुछ और बच्चे भी गए थे जो अचानक गायब हो गए थे। वो बताता है कि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो गांव वाले उन्हें ढूंढते हुए टेम्पल तक पहुंचे। वहां उन्हें एक मोंक मिला और जब गांव वालों ने उसे बच्चों के बारे में पूछा तो उसने अनजान बनने की कोशिश की। गांव वालों को उस पर शक हुआ और गुस्से में उन्होंने उसे मार डाला, लेकिन इसके बाद भी वे बच्चे कभी नहीं मिले। तब से हर साल गांव के लोग टेम्पल के सामने प्रार्थना करते हैं, इस उम्मीद में कि वे बच्चे किसी तरह वापस लौट आएं, पर वे आज तक नहीं लौटे। ये कहने के बाद वो आदमी चुपचाप वहां से चला जाता है। खैर, रात में केट और जेम्स वापस लौटते हैं और अपने कमरे में घपाघप करने लगे थे। इस बीच क्रिस अपने कमरे से कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि कोई आदमी धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खोलकर झांक रहा है। जैसे ही उस आदमी की नजर क्रिस पर पड़ती है, वो तुरंत भाग जाता है। क्रिस घबराकर बाहर देखने निकलता है, लेकिन गलती से केट और जेम्स के कमरे में पहुंच जाता है। जेम्स उसे देखकर गुस्से में पूछता है कि वो क्या कर रहा है, जिस पर क्रिस माफी मांगता है और फिर तीनों अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह क्रिस, जेम्स और केट पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। इस ट्रैवलिंग में केट और जेम्स क्रिस को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्रिस को टेम्पल तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन असल में क्रिस उस लड़के सियाता को फॉलो कर रहा होता है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा था।
कुछ देर चलने के बाद वे टेम्पल के इलाके के मेन एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुराना पत्थर का स्टैचू दिखाई देता है। सियाता के कहने पर क्रिस उस स्टैचू के सामने प्रार्थना करने लगता है, जबकि जेम्स आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करने निकल जाता है। काफी देर बीत जाने पर जब जेम्स वापस नहीं आता तो क्रिस और केट उसे ढूंढने निकलते हैं। उन्हें जेम्स पास की एक गुफा के अंदर मिलता है। जेम्स बताता है कि ये जगह एक पुरानी खान जैसी लगती है, जो शायद मीलों तक अंदर जाती होगी। वो अंदर जाकर देखने की जिद करता है, लेकिन केट उसे रोक देती है, जिससे जेम्स थोड़ा नाराज हो जाता है। आगे बढ़ते हुए वे सब एक जगह पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही स्टैचू दिखाई देती है जो किताब में बनी हुई थी। केट हैरानी से पूछती है कि ये कौन सी स्टैचू है। क्रिस बताता है कि ये ट्रिकस्टर की स्टैचू है, एक रूप बदलने वाला देवता जो टेम्पल की रक्षा करता है। ये सुनकर केट थोड़ा घबरा जाती है, जबकि सियाता उस स्टैचू को ध्यान से घूरता रहता है और फिर चुपचाप उनके पीछे चल पड़ता है। कुछ समय बाद वे आखिर में टेम्पल के सामने पहुंच जाते हैं। जेम्स और केट तुरंत अंदर जाने लगते हैं, लेकिन क्रिस पीछे रुक जाता है, क्योंकि उसने देखा कि सियाता एक पेड़ के पीछे कुछ देख रहा है। क्रिस सियाता के पास जाकर पूछता है कि उसे क्या मिला। सियाता जमीन से एक पुरानी घंटी उठाकर दिखाता है और बताता है कि अब उसे वापस अपने घर लौटना होगा। जाने से पहले वो क्रिस को चेतावनी देता है कि अंधेरा होने से पहले टेम्पल से वापस आ जाए, वरना यहाँ उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। क्रिस बस सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता है। पर ठीक इसी समय क्रिस के पीछे हम एक अजीब फिगर को नोटिस करते हैं, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। बाहर केट और जेम्स टेम्पल के परिसर में पहुंच चुके थे, जबकि क्रिस उस टेम्पल के अंदर चला गया था। केट पत्थर के मकबरों की तस्वीरें ले रही थी और क्रिस अंदर की स्टैच्यूओं का रिकॉर्डिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद जेम्स ने कहा कि अब अंधेरा होने लगा है और उन्हें रूम पर लौट जाना चाहिए। केट ने कहा कि बस थोड़ी देर और रुकते हैं, और वो अकेली आसपास की जगह देखने निकल गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की हल्की आवाज की सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद जेम्स मजाक कर रहा है, इसलिए उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिला। उसी वक्त जेम्स वहां पहुंच गया, जिसे केट थोड़ी राहत महसूस करती है। जेम्स कुछ कहने वाला था कि केट ने बीच में बोलते हुए कहा कि पहले क्रिस को ढूंढ लेते हैं, फिर होटल लौटेंगे, और दोनों तेजी से टेम्पल की ओर बढ़ने लगे। इधर टेम्पल के अंदर क्रिस ने देखा कि फर्श के बीचों बीच एक जगह पर दरार पड़ी हुई है। उसने कैमरा उस ओर घुमाया तो अंदर उसे कुछ हलचल दिखाई दी। क्रिस झुककर उस दरार को ध्यान से देखने लगा, लेकिन तभी अचानक वहां से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला और क्रिस का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। क्रिस की चीख पूरे टेम्पल में गूंज उठी। आवाज सुनते ही केट और जेम्स घबराकर उसकी ओर दौड़े। अंदर पहुंचकर उन्होंने जमीन में एक गहरा गड्ढा देखा। जेम्स बिना सोचे नीचे उतर गया और बेहोश पड़े क्रिस को जगाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद क्रिस धीरे धीरे होश में आया। उसका चेहरा डरा हुआ था और सांसें तेज चल रही थीं। खैर, अब उसका पैर टूट चुका था, जिसे वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इस हालत में वे लोग रात भर वहीं रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि पहाड़ से नीचे उतरना अब सिर्फ सुबह ही संभव था। टेम्पल के बाहर उन्होंने एक छोटा सा कैंप लगा लिया। थोड़ी देर बाद जेम्स आग जलाए रखने के लिए लकड़ियां लेने चला गया। अब केट और क्रिस अकेले रह गए थे। बातचीत के दौरान ये पता चला कि दोनों पहले एक रिलेशनशिप में रह चुके थे और अब केट प्रेग्नेंट थी और बच्चा क्रिस का ही था। लेकिन ये बात अभी तक जेम्स को नहीं बताई गई थी। केट ने तय किया कि जेम्स के लौटते ही वो सब कुछ सच बता देगी। तभी जेम्स वापस आ गया और उसने केट से पूछा कि वो क्या बताने वाली थी। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। जेम्स के चेहरे के भाव से साफ था कि उसे कुछ अंदाजा हो गया और वो केट को लेकर टेम्पल के अंदर चला गया, जहां दोनों के बीच बहस होने लगी। बाहर बैठे क्रिस ने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। थोड़ी देर बाद जेम्स बाहर आया, क्रिस के सामने खाने का बैग और पानी की बोतल रखी और कहा कि वो नीचे जाकर मदद लाने वाला है। उसके व्यवहार से साफ था कि उसे सच्चाई का पता। केट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ सुने वहां से निकल गया। जैसे ही वो नीचे जाने लगा, उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वो चाहे जिस भी रास्ते पर जाता, बार बार उसी जगह लौट आता जहां लिविंग स्टैच्यू मौजूद थी। दूसरी तरफ केट कैंप के लिए लकड़ी लेने गई थी। तब अचानक उसका टॉर्च बंद हो गया और वो घबराकर रोने लगी। तभी उसके पीछे कई छोटे बच्चों जैसी आकृतियां खड़ी दिखाई दी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और क्रिस को मंदिर के अंदर ले गई, जहां दोनों वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। इधर जेम्स एक बार फिर उसी लिविंग स्टैच्यू के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार वो स्टैच्यू अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। तभी अचानक उसके सामने एक ह्यूमनॉइड फिगर खड़ा होता है, बिल्कुल उस स्टैच्यू जैसा, लेकिन जिंदा। वो क्रिएचर जेम्स पर हमला कर देता है। टेम्पल के अंदर बैठे केट और क्रिस को दूर से जेम्स की चीखें सुनाई देती हैं। केट को अंदाजा हो जाता है कि जेम्स किसी मुसीबत में है और वो उसकी मदद के लिए पहाड़ की तरफ निकल जाती है। उधर क्रिस को टेम्पल के बाहर एक अजीब आदमी दिखाई देता है, जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। डर के मारे वो किसी तरह रेंगते हुए टेम्पल के अंदर जाता है और खुद को अंदर बंद कर लेता है। दूसरी ओर केट को अंधेरे में जेम्स की टॉर्च लाइट दिखाई देती है। वो उस लाइट को फॉलो करते हुए वहीं खदान के पास पहुंचती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता बंद मिल जाता है।
तभी पीछे से वही डेमोनिक क्रिएचर दिखाई देता है जिसने जेम्स पर हमला किया था। थोड़ी ही दूरी पर केट को जेम्स भी दिखता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो किसी डेमोनिक पावर से पॉजेस्ड लग रहा था। ये देखकर केट वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुफा का एग्जिट अपने आप बंद हो जाता है। अब वो वहां फंस चुकी थी, बिना किसी रास्ते के। उधर टेम्पल में छिपे क्रिस को लग रहा था कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी फर्श में दरारें पड़ने लगीं और उनमें से कई डेमोनिक बच्चों की आकृतियां बाहर निकल आईं। वे सब क्रिस की ओर बढ़ने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वे सभी बच्चे उस पर हमला कर देते हैं। और फिर कहानी यहीं से वापस प्रेजेंट में लौटती है, जहां क्रिस इंटरोगेशन रूम में बैठा था और अफसर रियो उसे पूछताछ कर रहा था। रियो ने पूछा कि केट के साथ क्या हुआ, लेकिन क्रिस चुप रहा। उसने बस इतना पूछा, सियाता यहाँ क्या कर रहा है? रियो ने हैरान होकर कहा कि गांव में कोई भी सियाता नाम का बच्चा है ही नहीं। इसके बाद एक मोन्टाज दिखाया जाता है जिसमें हर वो दिन दिखाई देता है जब क्रिस ने सियाता से मुलाकात की थी, लेकिन अब स्पष्ट होता है कि वास्तव में सियाता वहां किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था और वो केवल क्रिस को ही दिखाई दे रहा था। रियो को शक होता है कि जेम्स की मौत के पीछे क्रिस ही है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है, जहां जेम्स को किसी डीमन ने नहीं बल्कि खुद क्रिस ने मारा था। क्रिस को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रियो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करके बताता है कि क्रिस कुछ छिपा रहा है और उसी वक्त इंटेरोगेशन रूम के बाहर बेंच पर सियाता दिखाई देता है। उसकी आंखें अब पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थीं। उसी क्षण क्रिस के शरीर में पोजेशन शुरू हो जाता है। वो पेन उठाकर ट्रांसलेटर पर हमला करता है और उसे मार देता है। और फिल्म के आखिरी सीन में वही होटल ऑनर दिखाई देती है जो उन बच्चों की तस्वीरों के सामने मोमबत्तियां जला रही थीं, जो सालों पहले इस गांव से गायब हो गए थे। और उन्हीं तस्वीरों में सियाता भी था। अब इसे साफ हो जाता है कि सियाता वास्तव में उन्हीं बच्चों में से एक था जो सालों पहले इस गांव में रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। और इसी डरावनी सच्चाई के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर